हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो हमने टॉपिक अब तक कवर किए हैं डिजिटल में के मैप और मिनिमाइजेशन सर्किट्स, उन सब के प्रीवियस ईयर नेट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसी टॉपिक से रिलेटेड TIFR और बाकी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको 3 गेट्स दिए हुए हैं। लास्ट में एक एंड गेट है, उससे पहले एक XOR और एक XNOR गेट है। 3 इनपुट्स हमारे पास ABC और इस तरीके से सर्किट दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि हम ABC की क्या वैल्यूज रखें ताकि जो हमारा आउटपुट X है, फाइनल आउटपुट जो है वो 1 रहे। इसको 1 करने के लिए हमें ABC की क्या वैल्यूज रखनी चाहिए। अगर हम देखें तो जो X आ रहा है वो एक एंड गेट के थ्रू आ रहा है। एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो जितने भी इनपुट उसके पास होते हैं सबका मल्टीप्लिकेशन कर देता है। तो अगर हमें यहाँ पर फाइनली 1 चाहिए तो इसका मतलब ये तीनों आउट जो इस एंड गेट के इनपुट्स हैं सब 1 होने चाहिए। हमें ये भी 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए। इसका मतलब हमारी जो C है उसकी वैल्यू तो 1 हो गई। फर्स्ट तो हमारा केस खत्म हो गया। अब देखिए ये 1 है, इसका मतलब XOR गेट का जो आउटपुट है वो 1 है। और XOR गेट का आउटपुट 1 होने के लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास। मैंने बताया था कि XOR में जब भी इनपुट डिफरेंट होते हैं तो वो 1 देता है और जब भी इनपुट सेम हो जाते हैं तो वो 0 देता है। XOR की अगर मैं ट्रुथ टेबल आपको बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसी थी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो देखिए ये सेम इनपुट है तो यहाँ पे 0 देगा, सेम इनपुट 0 देगा। यहाँ पे डिफरेंट इनपुट है, एक 0 है एक 1 है, या फिर एक 1 है एक 0 है, तो ये 1 देगा। तो ये तो है XOR का केस। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो ये दोनों इनपुट मेरे सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन कौन 1 होगा कौन 0 होगा ये हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये इनपुट भी हमारा 1 है, इसका मतलब इस XNOR का जो आउटपुट है वो 1 होना चाहिए। XNOR का आउटपुट 1 होने के लिए देखिए B और C इसके इनपुट है, तो B और C की क्या वैल्यू हो सकती है। तो XNOR की अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करता हूँ तो देखिए XNOR में क्या होता है। मान लीजिए एक B है एक C है और ये मेरा आउटपुट Y है 0 0 0 1 1 0 1 1। XOR डिफरेंट इनपुट पर 1 देता है, सेम इनपुट पर 0 देता है। XNOR इसका जस्ट उल्टा करता है। जब हमारे इनपुट सेम होते हैं तो ये 1 देता है, सेम है तो 1 देगा, डिफरेंट है तो 0 देगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे मेरा 1 है तो ये दोनों इनपुट सेम रहने चाहिए, या तो दोनों 0 होने चाहिए या दोनों 1 होने चाहिए। क्योंकि हमें C के बारे में पता है कि वो ऑलरेडी 1 है। अगर ये 1 है तो इसका मतलब इस इनपुट को भी 1 होना पड़ेगा, तभी हमारा XNOR 1 दे सकता है। तो हमें B के बारे में पता चल गया कि जो B है वो हमारा 1 होना चाहिए। अब हम पुरानी इंफॉर्मेशन पे फिर से आते हैं कि ये इनपुट अगर मेरा 1 है और क्योंकि XOR डिफरेंट इनपुट्स पर 1 देता है तो ये ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब A वाले इनपुट को मेरा 0 होना पड़ेगा, तभी ये आउटपुट 1 दे सकता है। तो हमें पता चल गया कि जो ABC कॉम्बिनेशन है उसमें A की वैल्यू 0 होनी चाहिए, B की वैल्यू 1 होनी चाहिए और C की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये 2 अलग अलग ईयर्स में आया था, नेट का ही क्वेश्चन है और ये सेम एक ट्रुथ टेबल बना के 2 अलग अलग ईयर में पूछा गया था, इसलिए मैंने इनको 2 इनपुट रख दिया। ABC अगर मेरे इनपुट्स हैं तो आउटपुट F है, तो ये एक ईयर में पूछा गया था। आउटपुट Y ये किसी दूसरे ईयर में पूछा गया था। तो पूछा गया है कि इनकी लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगी, F की और Y की। सेम क्वेश्चन अलग अलग ईयर में डिफरेंट वैल्यूज के साथ पूछा गया है। यहाँ पे देखिए आउटपुट यहाँ पे 1 0 0 0 1 1 1 0 है और यहाँ पे आउटपुट है 1 0 0 1 1 0 0 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम के मैप का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम F आउटपुट की एक्सप्रेशन ड्रॉ करना चाहते हैं कि क्या एक्सप्रेशन होगी। तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो हम 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे। ये वेरिएबल मेरा A है, इधर मेरे B और C है। इधर जो होता है उसे हम MSB कहते हैं, इधर जो होता है उसे हम LSB कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मोस्ट हमारी A थी तो A की वैल्यूज 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। सिमिलरली B और C की वैल्यू दोनों 0 हो सकती हैं, 0 1 हो सकती हैं, 1 1 हो सकती हैं और 1 0 हो सकती हैं। नंबर्स कैसे चलते हैं वो हम पहले देख चुके हैं। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4 5 6 7। इनको भी अगर हम नंबरिंग में रखते हैं तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। एक्चुअल में ये बाइनरी नंबर्स है, इनका मैं डेसिमल कन्वर्जन लिख रहा हूँ। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल या फिर किसी भी
ग्रुप से बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है। तो बेसिकली ये मेरे बाइनरी नंबर्स थे, इनका डेसिमल कन्वर्जन ये होगा। अब अगर मैं देखूं तो जीरो के करस्पॉन्डिंग जो मेरी f की वैल्यू है वो 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा। 1 के करस्पॉन्डिंग 0 है, हम 0 को पुट नहीं करते, हम केवल 1 को कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए 1 हमारा डायरेक्टली 4 पे आ रहा है, तो 0 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा। फिर 5 पर भी मेरा 1 है, सॉरी 3 पर 1 है और 4 पर 1 है। 1 और 2 पर 0 था, मैं कौन सा ले रहा हूँ, ये है। 0 पर 1 है, 1 2 और 3 पर मेरा 0 है। इसके बाद 4 के मैं बना देता हूँ जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाए कि कहां पर मेरा कौन सा नंबर आने वाला है। ये देखिए 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है, ये 1 1 है। तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब इसमें जहां जहां पर मेरा 1 है वहां पर मैंने 1 पुट कर दिया, 0 वाले एलिमेंट्स को मैंने बाइकआउट कर दिया या छोड़ दिया। अब मुझे इनको ग्रुप करना है। अब इसमें ग्रुप करने के लिए हम 4 का ग्रुप तो नहीं बना सकते क्योंकि 4 1 एक साथ हमें दिख नहीं रहे हैं। इसमें 2 2 के पेयर्स बन सकते हैं। एक पेयर ये पॉसिबल है, और इस पेयर की आप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज अगर लिखोगे तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, इसके लिए a की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब a वेरिएबल मेरा चेंज हो रहा है। तो चेंजिंग वेरिएबल को हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम केवल कांस्टेंट वेरिएबल्स को देखते हैं। तो b और c की जो वैल्यू है वो इन दोनों ही 1 के लिए कांस्टेंट है, और 2 की वैल्यू 0 है, तो इस वेरिएबल को हम लिख सकते हैं b बार c बार। उसी तरीके से हम इन दोनों को ग्रुप कर सकते हैं इस तरीके से। इस ग्रुप में अगर मैं देखूंगा तो a की वैल्यू फिक्स है, दोनों ही केसेस में b की वैल्यू 1 है, तो एक वेरिएबल आएगा। साथ में अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं तो b की वैल्यू फिक्स है, c की वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैं b को कंसीडर करूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा ab बार। a क्योंकि 1 था इसलिए a लिखा गया है, b क्योंकि 0 था उसके मैंने उसे b बार लिखा है। अभी मेरा 1 बचा हुआ है, अब 1 को अकेला लूंगा तो मेरी मिनिमाइज्ड फॉर्म नहीं मिलेगी, इसे किसी के साथ ग्रुप कर सकते हैं। तो देखिए ये 1 इस 1 के साथ में कंबाइन किया जा सकता है, क्योंकि के मैथ में ऐसे फोल्डिंग करके वो भी हमें कंबाइन करके दिखता है। तो इस केस में भी हमारा जो a वेरिएबल है वो फिक्स है, दोनों केस में 1 है, तो एक टर्म आने वाला है। और साथ में अगर आप देखें इस टर्म को और इस टर्म को, तो इसमें देखिए b की वैल्यू फिक्स नहीं है। एक केस में b 0 है, दूसरे केस में b 1 है, तो b फिक्स नहीं है, लेकिन c फिक्स है। दोनों ही केसेस में 0 है, तो इसे हम c बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे सारे वंश थे सब हमने कंबाइन कर लिए हैं, तो हमारी जो नेट फाइनल एक्सप्रेशन है f की वो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू ac बार प्लस ab बार प्लस b बार c बार। तो ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन है। ये नेट के एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। उसी तरीके से सेम क्वेश्चन y के लिए पूछा गया था, अब हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही। ये हमारा वेरिएबल a है, ये b c है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ये 0 0, ये 0 1, ये 1 0, सॉरी ये 1 1, ये 1 0, इस तरीके से होगा। अब देखिए 0 के करस्पॉन्डिंग 1 है तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया। फिर देखिए 1 2 के करस्पॉन्डिंग 0 है, हम पुट नहीं कर रहे हैं। 3 के करस्पॉन्डिंग 1 है और 4 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो 0 1 2 3 यहाँ पे होता है, 4 यहाँ पे होता है। 5 और 6 के करस्पॉन्डिंग 0 है और 7 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो 7 देखिए यहाँ पे होता है 4 5 6 7 यहाँ आता है। तो ये हमारे 4 1 थे, 4 हमने के मैप में पुट किया। अब इनको ग्रुप करना होगा, तो देखिए फिर से ये ग्रुप तो हमारा फिक्स है, इसमें हमारी a की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो हम इसको b और c को कंसीडर करेंगे। एक b की वैल्यू है b बार और ये c बार कह सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों 1 को भी हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। तो इन दोनों 1 के केस में भी हमारी a की वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि एक जगह 0 है, एक जगह 1 है। तो लेकिन b और c की वैल्यू फिक्स है, जो कि 1 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं bc। तो टोटल जो y की अगर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो y की एक्सप्रेशन में आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा bc प्लस b बार c बार। अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो ये एक x नॉर की एक्सप्रेशन है, तो चाहे तो आप इसको इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, b डॉट के ऊपर सर्कल c। ये x और का रिप्रेजेंटेशन था, सॉरी x नॉर का, और चाहे तो इसे x और के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, प्लस के ऊपर c, तो ये x और होता है, और इसका अगर हम बार करते हैं तो ये x नॉर होता है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा y का। तो इस तरीके से हम मिनिमाइज्ड फॉर्म निकाल सकते हैं। आपको सिंपल एक के मैप ड्रॉ करना है,
और जहां जहां पे 1 है उनको उस के मैप के अंदर फिल कर देना है और आपको कंबाइन करना है, जितने मैक्सिमम वंस को आप कंबाइन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कमेंट्स में भी दिया था कि एसओपी और पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म का कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस किए जाए, तो इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन रख लिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एसओपी की बात करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की। तो जब भी आपको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बोल लिया जाए या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बोला जाए, कोई भी फॉर्म बोले, आपका सबसे पहला काम होता है के मैप ड्रॉ करना। अगर हमें देखना है कि इस के मैप के अंदर कितने वेरिएबल्स इंक्लूडेड होंगे तो आपको नंबर्स चेक करने पड़ेंगे। देखिए हमारे नंबर्स 15 तक जा रहा है, तो 15 तक डेसिमल में नंबर लेने के लिए आपको 4 वेरिएबल्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं 3 वेरिएबल्स के लिए जो वैल्यू है मैक्सिमम 0 से लेकर 7 तक जाती है, 4 वेरिएबल्स से जो वैल्यू है वो 0 से 15 तक जाती है। तो हमने देखा कि इस फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए हमें 4 वेरिएबल के मैप की जरूरत पड़ेगी। तो हम के मैप ड्रॉ करते हैं 4 वेरिएबल्स का। ये हमारा के मैप होगा। वेरिएबल्स हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हैं, जिसमें ए हमारी एमएसबी है और डी हमारी एलएसबी है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम ए मान रहे हैं और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम डी मान रहे हैं। इनकी जो वैल्यूज है वो 0 0 0 1 1 1 1 0 हो सकती है। सिमिलरली इधर 0 0 0 1 1 1 1 0। इन नंबर्स को फिल करने से पहले इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस के मैप के अंदर जब नंबर्स फिल किए जाते हैं तो यहाँ पे 0 आता है, यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आता है, फिर यहाँ 4 होता है, यहाँ 5, इधर 6 होता है, ये 7। फिर इसके डायरेक्टली हम यहाँ पहुँचते हैं, ये हमारा 8 होता है, ये 9 होता है, इधर 10 और इधर 11, फिर ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15 होता है हमारा। तो इस तरीके से हमें नंबर्स को फिल करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमें सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म यूज करनी है तो हम केवल 1 वाले टर्म्स को कंसीडर करते हैं। अगर 1 के साथ में डोंट केयर टर्म भी दे रखा है तो हम उस डोंट केयर टर्म को भी कंसीडर कर लेते हैं। के मैप के अंदर 1 को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को हम 0 से, और अगर कोई डोंट केयर टर्म आता है तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगी तो हमें के मैप के अंदर 1 फिल करना है और डोंट केयर फिल करना है, और जब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की बात की जाएगी तो हमें के मैप के अंदर 0 फिल करना है या फिर डोंट केयर फिल करना है। इन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के केस में, सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में 1 और डोंट केयर। तो सबसे पहले हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमें 1 और डोंट केयर को फिल करना होगा। ये भी प्रीवियस ईयर नेट का ही क्वेश्चन है, उसमें हमें सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पूछा गया था, लेकिन मैं समझाने के लिए दोनों फॉर्म एक साथ लेके चल रहा हूं। तो देखिए ये हमारा जनरल के मैप है जो आपको याद रखना है। अब हम एक सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए के मैप ड्रॉ करते हैं। देखिए 1 कहां पे आएगा, 5 7 8 10 13 15। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो जो नंबर्स थे उन जगह पे मैंने 1 किया है, बाकी सबको मैंने छोड़ दिया बीच में। अब देखिए डोंट केयर कहां पे आएगा, 0 1 और 2 पे आएगा। तो देखिए 0 1 और यहाँ पे 2 होता है हमारा, तो ये डोंट केयर होगा। तो ये हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए के मैप हो गया। अब इस के मैप का यूज करके हमें एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन निकालनी होगी, तो उसके लिए हमें वंस को कंबाइन करना होगा। जितना मैक्सिमम 1 आप कंबाइन कर सको उतना ही आपका सिंपलीफाइड फॉर्म मिलता है। तो देखिए ये चारों 1 एक साथ दिख रहे हैं, आप इन चारों वंस को एक साथ कंबाइन कर सकते हो। जब आप इन चारों 1 को कंबाइन करोगे तो देखिए अगर हम ए और बी की वैल्यूज की बात करते हैं तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ए हमारा फिक्स नहीं है। लेकिन बी की वैल्यू दोनों ही केसेस में 1 है, तो इसका मतलब बी वेरिएबल हम फिक्स रख सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 है, तो इसलिए हम इसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम इन चारों वंस के लिए जब सी और डी की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो देखिए सी की वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ 0 है या 1 है, तो सी हम नहीं ले सकते। लेकिन डी हमारा फिक्स है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम डी ले सकते हैं।
तो ये बी डी से रिप्रेजेंट हो जाएगी हमारी ये चारों वन का कंसीडरेशन। अब बचते हैं हमारे ये दो वन। अब हम एक चाहे तो ग्रुप बना सकते हैं इन दोनों वन का, लेकिन जब दो का ग्रुप बनता है तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं देता है। हम चाहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वन कंबाइन हो जाए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जब भी डोंट केयर आए तो अगर हमें इस डोंट केयर का यूज करके कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलती है तो हम उसे कंबाइन कर लेते हैं, अगर उसका यूज करके नहीं मिल रही है कोई फॉर्म तो हम उसे इग्नोर कर लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों डोंट केयर्स को यूज कर लें तो हमारे चारों वन मिल सकते हैं। कैसे? इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे। तो हम इन दोनों डोंट केयर्स को यूज करेंगे, इस वाले को यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई यूज हो नहीं रहा है। अब अगर इन वंस को हम देखें तो देखिए एक यहां पे है, एक यहां पे है, और हमारा फिर से ए की वैल्यू फिक्स नहीं है, यहां 0 है, यहां 1 है, लेकिन बी की वैल्यू फिक्स है जो कि 0 है। तो इनको हम लिख सकते हैं बी बार से, क्योंकि 0 वैल्यू थी इसलिए बी बार से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली सी यहां पे है, ये पहले वाले दो यहां पे है और यहां पे है। फिर से सी हमारा फिक्स नहीं है, यहां 0 है, यहां 1 है, लेकिन डी फिक्स है, 0 0 वैल्यू है, तो उसे हम डी बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी जो सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आएगी इस फंक्शन f के लिए वो हो जाएगी बी डी प्लस बी बार, जिसे आप चाहे तो ये क्योंकि x नॉर की कंडीशन है तो उसे आप b डॉट डी लिख सकते हैं, या फिर इसे x और का नॉट लिख सकते हैं। तो ये हमारी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगी। इसी के लिए अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म अगर निकालना चाहते हैं तो हमारा K-मैप कैसा आएगा वो हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के लिए हमारा K-मैप कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए हमें जहां जहां 0 होगा वो कंसीडर करना है और जहां जहां डोंट केयर है वो कंडीशन करना है। तो देखिए इस K-मैप का हम यूज कर सकते हैं। इसमें जहां जहां 1 है उनको हम छोड़ देंगे, जहां 1 नहीं है वहां 0 लगा देंगे, जहां डोंट केयर है उसको डोंट केयर रख लेंगे। तो देखिए यहां डोंट केयर था, यहां डोंट केयर था, यहां डोंट केयर था, इस जगह कुछ नहीं था तो इस जगह 0 होगा, इस जगह 0, इस जगह 0। ये चारों 1 थे तो हमें इग्नोर कर देना है। यहाँ पे खाली स्पेस था तो इनको 0 लिख देना है। यहाँ 1 था तो इसको इग्नोर करना है, यहाँ 1 था इसको इग्नोर करना है, ये दोनों खाली स्पेस है तो यहाँ 0 लिखना है। तो ये हमारा K-मैप है जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने केवल 0 और डोंट केयर को फिल किया है। अब इनको हमें कंबाइन करना होगा ताकि हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल सके। तो देखिए कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये दोनों 0 और ये दोनों 0, आप मैंने बताया था K-मैप ऐसे फोल्ड हो सकता है, तो ये दोनों 0 और ये दोनों 0 एक साथ कंबाइन किए जा सकते हैं। तो देखिए इनमें क्या होगा, हमारा A फिक्स नहीं है लेकिन B फिक्स है जिसकी वैल्यू 1 है। मैंने बताया था कि जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ सम लिखना है तो 1 को आप किसी वेरिएबल के बार से रिप्रेजेंट करते हो और 0 को आप सिंपली उस वेरिएबल से ही रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे क्योंकि B की वैल्यू 1 है तो आपको इसको B बार लिखना पड़ेगा। फिर देखिए इन दोनों जीरोस के केस में C और D हमारे ये हैं। C की वैल्यू फिक्स है नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, लेकिन D फिक्स है और 0 है, और D 0 है तो हमें एज इट इज D को रखना पड़ेगा। तो हमारा दूसरा वेरिएबल आ जाएगा D, और क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म लिख रहे हैं तो आएगा हमारे पास B बार प्लस D। अब हमें ये 3 जीरो कंबाइन करने हैं। इन 3 जीरो को भी आप डोंट केयर को इंक्लूड करके कंबाइन कर सकते हो। मैंने बताया था कि डोंट केयर को तभी यूज करना है जब उसका इस्तेमाल हो रहा हो, वरना उसको इग्नोर कर देना है। तो ये दोनों डोंट केयर किसी काम के है नहीं, लेकिन ये डोंट केयर हमारे हेल्पफुल है, तो हम इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। अब इन दोनों के केस में अगर आप देखें तो देखिए इस केस में A और B की वैल्यू 0 0 है, यहाँ पर 1 0 है, तो हमारा A फिक्स नहीं है, B फिक्स है जिसकी वैल्यू 0 है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं B से। फिर अगर हम C और D के केस में देखें तो फिर से C फिक्स नहीं है, D फिक्स है जिसकी वैल्यू 1 है। 1 का मतलब हमें उसको बार से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो इसे हम B प्लस D बार लिख सकते हैं। तो हमारी जो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म इस केस में आएगी, तो फंक्शन जो f है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो वो होगा b बार प्लस d और दूसरा होगा b प्लस d बार। ये हमारी फॉर्म हो जाएगी। अब अगर आप देखें कि ये एक्सप्रेशन थी सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में, ये एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट ऑफ सम के केस में,
अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या ये दोनों फॉर्म सेम है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सेम है। कैसे? अगर आप इसको एक्सपेंड कर दें तो आपको एज इट इज ये फॉर्म मिल जाएगी, या फिर इसको आप सिंप्लीफाई करके मान लीजिए मैं इसमें वो लगा देता हूँ, अपना डिमॉर्गन्स लॉ लगा देता हूँ। मैंने दोनों साइड में बार किया, और जब आप डिमॉर्गन्स लॉ को अंदर लेके जाएंगे तो देखिए क्या आएगा, आपको मिलेगा बी डी के ऊपर बार डॉट बी बार डी बार के ऊपर होल बार। जब भी प्लस होता है तो वो उनका मल्टीप्लिकेशन कर देता है। फिर इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप फाइनली वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो ये दोनों फॉर्म एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, आपसे कोई भी फॉर्म दिया जाए आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है लॉजिक गेट्स में या फिर के-मैप में, डिजिटल सर्किट्स के कंसीडर में सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। आगे हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।